हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे कलाम पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 के बारे में। साथियों, इसके अंदर से आपको 5 माइनर टेस्ट होंगे और 5 मेजर टेस्ट होने वाले। और आज अपन इस क्लास के अंदर से माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, पहले बात की जाए तो आपको जो PDF फाइल है वो प्राइवेसी रीजन के एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन 2.0 का माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों। देखो, पहला सवाल आता है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत लोकायुक्त का पद राज्य विधायिका द्वारा कितने समय के भीतर सृजित किया जाएगा साथियों। इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1 वर्ष रहेगा। क्या रहेगा साथियों, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंदर जो प्रावधान किया गया था कि लोकायुक्त का पद है वो राज्य विधायिका द्वारा 1 वर्ष के भीतर भीतर सृजित करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन बात करते हैं तो देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता संबंधी प्रावधानों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है कि राज्य चुनाव आयुक्त को राज्य सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या फिर समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करते हैं, तीसरा कथन दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल संसदीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बात भी सही है साथियों। तो देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 लिखा गया है। 1995 में नहीं किया गया साथियों, 1994 में किया गया था। ठीक है, ये अपना असत्य कथन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकायुक्त निम्न में से किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते। तो किसके नहीं सुन सकते साथियों, देखो, जिला परिषद प्रमुख है उसके लिए भी कर सकते हैं, राज्य के मंत्री हैं उसके लिए भी सुन सकते हैं, जिला कलेक्टर के संबंधित भी सुन सकते हैं, लेकिन महालेखाकार के संबंधित शिकायतें नहीं सुन सकते लोकायुक्त। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत संबंधित मंत्री के विरुद्ध मुख्यमंत्री एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध उनके समकक्ष पदाधिकारी को यथोचित कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा धारा 12(1) में किया गया है। बात करें धारा 12(4) के अंदर से तो क्या दिया गया साथियों, प्रतिवेदन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, प्रतिवेदन के बारे में यहाँ पर बखान किया गया है। तो अपना जो सही आंसर रहेगा ये 3rd वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च 2018 से 3 वर्ष बढ़ाया गया, लेकिन पुनः परिवर्तित कर उसे 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकायुक्त उप लोकायुक्त को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर राष्ट्रपति न आकर आएगा, कौन आएगा, राज्यपाल आएगा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसमें पूछा गया कि सत्य कथन के बारे में बात की गई है। तो पहले वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये बात की गई है। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 317(2) के बारे में। तो साथियों, इसके अंदर से क्या बात की गई, सबसे पहले बात करें तो देखो अनुच्छेद 317(2) में बताया गया है कि पद से हटाना या फिर निलंबित करना बताया गया है। और पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, दूसरा बात करें अनुच्छेद 319(d) के बारे में साथियों, इसमें से क्या बताई गई है, इसमें बताया गया है
कि सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण करने का पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 316(3) में क्या कहा गया है साथियों? पुनर्नियुक्ति के बारे में कहा गया है। देखो दो तीन हैं, एक तो आता है अनुच्छेद 316(1) के बारे में अपन बात करें तो इसमें से क्या दिया गया है? नियुक्ति के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है? नियुक्ति के बारे में बात होती है। दूसरा 316(2) के बारे में बात करें तो साथियों कार्यकाल होता है, कार्यकाल के बारे में बात की गई है। और 316(3) में अपने को यहाँ पर क्या दिया गया है साथियों? पुनर्नियुक्ति के बारे में बात की गई है। दूसरा बात करें अनुच्छेद 323(2) में क्या दिया गया है साथियों? यहाँ पर दिया गया है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई साथियों? तो कब की जाती है? तो याद रखना 2013 में की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? आरपीएससी के द्वारा ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की जाती है। 2010 में क्या होता है साथियों कि 2010 के अंदर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र है और डाउनलोड करने की सुविधा स्टार्ट की जाती है आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, और बात करें 2021 में तो 2021 के अंदर से आरपीएससी के द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की जाती है। 2022 के बारे में बात करें तो साथियों ओटीआर की सुविधा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, 2011 से लेकर 2017 तक अभी तक कितनी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाई हैं आरपीएससी के द्वारा? तो 158 करवाई गई हैं साथियों। तो ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो 2013 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है वो कार्य प्रणाली का निर्धारण है वो स्वयं आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य पूछा गया है। तो साथियों राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो ध्येय वाक्य है वो क्या जाता है? यहाँ पर लिखते हैं अपन यथेमा यथेमा वाचम यथेमा वाचम कल्याणीम कल्याणीम आवदानी। ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर से बात करें तो साथियों आवदानी जनभेज्ञ है, ये भी ये होता है आएगा, और यथेम वाचम दोनों आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा आधा लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है साथियों? ये यजुर्वेद से लिया गया है। एक कभी कभार पूछ सकता है आरपीएससी का, आरपीएससी का ध्येय वाक्य क्या है साथियों? तो याद रखना वो आ जाता है निर्भीकम निर्भीकम निष्पक्षम निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयन। ये आरपीएससी का ध्येय वाक्य आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये पहला दूसरा दोनों कॉम्बिनेशन में रहेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा आ जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बताया गया, देखो जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना 2023 में न होकर 2024 में उनको नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में ये अध्यक्ष आ जाते हैं साथियों, कौन आते हैं? गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान के। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राज्य सूचना आयोग के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो साथियों कौन आ जाते हैं? नाम याद रखना, एमडी कोरोनी आते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। सुरेश चौधरी के बारे में बात करें तो सबसे कम था। सबसे कम कार्यकाल वाले कौन थे? ये थे सुरेश चौधरी थे। अभी वर्तमान में बात करें तो साथियों कौन है? ये आ जाते हैं वर्तमान में हैं एमएल लाठर आते हैं साथियों। कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के हैं। ठीक है, 8वें नंबर के हैं, एमएल लाठर हैं। वर्तमान में सबसे कम किनका है? सुरेश चौधरी का, और सबसे ज़्यादा एमडी कोरोनी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया साथियों? तो साथियों ये कौन सी समिति थी? तो नाम याद रखना, सत्यनारायण राव समिति थी
उसमें जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया जाता है। कब किया जाता है तो याद रखना 1957 में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित का चयन करना है। पहले बात की गई है कि आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जसवंत राठी हैं साथियों, ओनली 15 दिन। कितने दिन है साथियों? 15 दिन आ जाते हैं। आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्षों की संख्या याद रखना तो कितनी आ जाती है? 9 है साथियों। कितने हैं? 9 आ जाती है। असुमेलित के बारे में पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं तो आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद याकूब थे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो देखो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस के घोष थे साथियों, एस के घोष थे। यही असुमेलित आपको देखने को मिल जाता है। जो डीएस तिवारी हैं ये तीसरे नंबर के थे। ठीक है, कौन से थे? तीसरे नंबर के थे। तो यही अपना आंसर रहेगा, असुमेलित आ जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? आरपीएससी के एस के घोष थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शायद तक मैंने क्विज में डाला था, तो बात करते हैं। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है साथियों? बात करें तो इसमें 5 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं 5 लोग? तो सबसे पहले बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष इसमें होता है, मुख्यमंत्री भी इसमें होता है, और मुख्यमंत्री का होता है वो इस समिति का क्या होता है साथियों? अध्यक्ष होता है। ठीक है। और बात करें विधानसभा के विपक्ष का नेता भी इसमें होता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होता है साथियों। कौन नहीं होता है? मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। ये आपका आंसर रहेगा। 5 लोगों के बारे में बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, सीएम इसका समिति का अध्यक्ष वो हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है, और एक विपक्ष का नेता हो गया, गृह मंत्री हो गया, राज्य विधान परिषद का सभापति हो गया। इस प्रकार से 5 लोग शामिल होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जो गठित समिति होती है उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात की गई है कि इसके आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष तक की आयु तक का होता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त उतनी ही अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी अवधि तक केंद्र सरकार निर्धारित करे। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपके सही हैं साथियों। तो थर्ड वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक बात आ जाती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया है। ये बात भी सही आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंद्रजीत खन्ना सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त हैं। तो साथियों यहाँ पर जो इंद्रजीत खन्ना है ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले लंबे कार्यकाल वाले नहीं है। कौन है? अमर सिंह राठौड़ हैं साथियों। कौन है? अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ हैं, इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम वैसा ही। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव किसे नियुक्त किया गया था साथियों? तो अमर सिंह राठौड़ को किया गया था। सबसे लंबा जो कार्यकाल है इन्हीं का आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है? तो धारा 18 है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों के दोषी पाए जाने पर उस पर आवेदन प्रति से सूचना उपलब्ध करवाने तक कितने रुपए प्रतिदिन दंड की दर से आरोपित किए जाते हैं साथियों? तो कितने किए जाते हैं? 250 रुपये किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत प्रदान की गई साथियों? तो धारा 33 आपको याद रखनी है। धारा 21 में क्या है साथियों? तो संरचना आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? संरचना आपको देखने को मिल जाती है। धारा 23 के बारे में बात करें तो हटाए जाने का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। हटाए जाने का
प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और धारा 25 के बारे में बात करें तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही कौन सा रहेगा, सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सचिव कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, घनेंद्र भान चतुर्वेदी हैं, वो इसके वर्तमान सचिव आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि आरपीएससी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं तो आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो साथियों नियुक्ति का पात्र होता है, नहीं होगा, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, क्योंकि जब अपन आर्टिकल 319 कौन सा पढ़ते हैं, 319 ग पढ़ते हैं, तो उसमें बात की गई है कि आरपीएससी का जो सदस्य होता है आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है। ऊपर वाला बात करें तो आर्टिकल कौन सा दिया गया है, आर्टिकल 319 ख में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं, इसमें से आपको विपरीत चयन का करना है। जिसको काहिरा आ गया, काहिरा की राजधानी जैसे मिस्र है, मिस्र की राजधानी काहिरा आ जाती है, तो पेरिस किसकी राजधानी है साथियों, फ्रांस की आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध किससे आ जाता है साथियों, यह आ जाता है मूर्ख से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे नाविक का संबंध किससे है, दिशा सूचक से है, तो इसका आगे वाला पूछा गया, तो जो डॉक्टर का संबंध होता है वो स्टेथोस्कोप से होता है। ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो शत्रु है, शत्रु का क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर बुरा दिया रखा है, तो चोर का क्या आएगा, दुष्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो शाहमात का संबंध शतरंज से है, तो पेलेंट्री स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो हॉकी से है साथियों, किससे आएगा, हॉकी से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से है संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित आ जाता है साथियों। जैसे 5 का 42 दे रखा है, तो 3 का कितना आएगा, 3 का साथियों यहाँ पर 20 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, RTE का किससे दे रखा है, NWC से दे रखा है, तो यहाँ पर से EUR का संबंध किससे आएगा साथियों, EUR का संबंध आएगा AXP से आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। सेम वैसा का वैसा जाता है साथियों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा +1 ऐड कर अपन देखेंगे तो ये आपका रहेगा फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो साथियों नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, सेम टू सेम वैसा बता रखा है। देखो उस शब्द का युग्म का चयन करना है जो दो शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से शब्द युग्म आपको दे रखे हैं। देखो साथियों आपने यहाँ पर क्या लिखा, H लिख दिया, H लिखने के बाद में सेम टू सेम आपने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर सेम टू सेम इसको कॉपी किया, तो सेम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, T आ गया, देखो TRAP लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस P को सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, तो इसका संबंध किससे आ जाता है, पार्ट से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो गुच्छे संबंध किससे दे रखा है, अंगूर से दे रखा है, तो झुंड संबंध किससे होगा साथियों, जो झुंड का संबंध होता है वो जानवरों से होता है, तो यहाँ पर पालतू पशु आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें से उनके शब्दों को बीच में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी से बीच में दिखा रखा है। मकान तथा किराया है, इस मकान तथा किराया का जो संबंध आएगा साथियों पूंजी तथा ब्याज से आएगा। मकान बनाया है तो किराए पर देगा, सेम टू सेम पूंजी दी है तो उस पर ब्याज मिलेगा, तो ये संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे गणना, गणना जैसे प्रेम से संबंधित है वैसे ही सर्जन करना, तो सर्जन करना का शब्द किससे आ जाएगा साथियों, नष्ट करना से संबंध आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है
यहाँ पर कितना दे रखा है, 987 दे रखा है। काउ गिव्स मिल्क दे रखा है। साथ ही बात करें 732 क्या दे रखा है साथियों, गोड्स गिव्स नेचर दे रखा है। इस प्रकार से आपको बनाना, तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से पहले इसको कॉमन ले लेंगे और पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर से इन दोनों में से कॉमन क्या है, गिव्स है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन दोनों में से कॉमन है 7, 7 कॉमन आ गया। आगे नीचे वाले में बात करते हैं, मिल्क एंड नेचर के बारे में बात हो रही है। मिल्क एंड नेचर के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर मिल्क आ गया। मिल्क का देखो कितना दे रखा है, 824 दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या है, 8 आ जाता है। तो यहाँ पर इसको 8 दे दिया गया, यहाँ पर 8 दे दिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड वाले और लास्ट वाले से अपन कंपैरिजन करेंगे साथियों। तो सेकंड वाले में बात करें तो कौन सा आएगा, यहाँ पर से नेचर का संबंध आएगा साथियों। तो नेचर में कौन सा आता है, 2 कॉमन आ जाता है। तो 2 इसको नेचर को दे दो, ये लो 2 इसको अपन दे देते हैं। पूछा गया है 4 के बारे में, तो 4 के बारे में कौन सा आएगा साथियों, एंड आएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम टू सेम अपने पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं साथियों। देखो क्या दे रखा है, ब्राइट कलर रेनबो दे रखा है। तो सेम टू सेम अपन करेंगे तो इसके अंदर से 2 का कंपैरिजन, दो को साथ में लेकर अगर जोड़े के हिसाब से अपन हल करते हैं तो यहाँ आराम से हो जाता है। इसका जो आंसर रहेगा MSNV रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विशिष्ट कोड भाषा में दे रखा है। तो देखो इस कोड को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस कोड के बारे में पूछा गया है, तो इस कोड का आंसर सही कौन सा रहेगा, आपका सेकंड वाला रहने वाला साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक विशिष्ट कोड भाषा में से आपको इस प्रकार से, देखो यहाँ पर से इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, टेल को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, और डेट के बारे में पूछा गया है साथियों। तो इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, डी है, डी की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 2 आ जाती है। ए के बारे में बात करें तो ए का कितना आएगा साथियों, यहाँ पर से 3 आ जाता है, ये आ गया, ए का 3 आ गया। टी के बारे में बात करें तो टी में देखो पहला शब्द है, टी में कौन सा आएगा, 5 आ जाता है। ई के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये 9 आ जाता है। यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कूट भाषा में यदि गोल्ड को होम और कम को डन और कोड को डोज लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें से SON के बारे में पूछा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों कौन सा रहेगा, TWT रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आयत को क्या कहा जाए, वर्त कहा जाए, वर्त को बिंदु कहा जाए, बिंदु को त्रिभुज कहा जाए, त्रिभुज को वर्ग कहा जाए, तो चक्कर किसको कहा जाएगा। चक्कर मतलब बोले तो वर्त को कहा जा रहा है, वर्त को क्या कह रहा है यहाँ पर, बिंदु कह रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को इस प्रकार से लिख रहा है, तो मेडिसिन के बारे में पूछा गया। तो मेडिसिन का जो सही आंसर रहेगा साथियों ये वाला रहेगा। जो भी नहीं आया आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा साथियों, ठीक है। क्योंकि अपने पास में और भी बहुत सारे सवाल हैं, समय बहुत कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो आपके पास में इस शब्द को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में पैटर्न के बारे में पूछ रहे, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, ये फोर्थ वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पूछा गया कि कंप्लीटेड के बारे में इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर से टी कूट किसके बराबर होगा साथियों, तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्लड रिलेशन से। एक लड़का एक लड़की का परिचय अपनी इकलौती बुआ की माँ के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में देता है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है वो पूछा गया। तो साथियों क्या आ जाती है, बहन आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों माँ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सूची ने आस्था को बताया कि उसके पिता तुम्हारी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तस्वीर में दिख रही महिला से आस्था का क्या संबंध होगा साथियों, तो उसकी क्या होगी यहाँ पर, भुआ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 6 सदस्य एक परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। PF की बहन पूछा गया है, और साथ ही बात करें तो VM के पति का भाई है, DA के पिता हैं, और F का दादा या नाना बताया गया। तो सब में माँ कौन होगी साथियों, तो माँ होगी M। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि पी क्यू आर का भाई है। पी है वो क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है, टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य आपको पूछा गया है साथियों। देखो, तो पहले कथन के बारे में बात करें तो एस और टी दंपति हैं, ठीक बात आ जाती है। क्यू टी का पुत्र है, ये बात भी आपके पास में सही आ जाती है साथियों। इस प्रकार से अगर बात करें तो चार जो कथन हैं वो आपके यहाँ पर सही आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एनओ को 210 लिखा जाता है, नोट को 4200 लिखा जाता है, नैनो टी नोट को इस प्रकार से लिखा जा रहा था। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें एन कितने नंबर पर आता है। एन नंबर पर आता है साथियों 14 नंबर पर आता है, ठीक है। और ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। 14 गुणा 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना मान आएगा, 210 आएगा। सेम टू सेम अपने पास में कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर से एन बराबर आपके पास में 14 आ गया, ओ बराबर आपके पास में 15 आ जाता है, ठीक है। और टी बराबर आपके पास में कितना आएगा साथियों, टी आ जाता है 20 आ जाता है। ई के बारे में बात करें तो साथियों कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। एस के बारे में बात करें तो 19 आ जाता है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 3,99,000 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास में सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, इस सीरीज को इस प्रकार से लिखा जा रहा था। तो साथियों इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहा है। देखो यहाँ पर से ये है तो आगे जाकर इसने क्या जमा दिया, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से इसको जमा दिया गया। डी आता है, डी के बाद में ई आता है, ई के बाद में ओ ओ पी आर टी आता है। सेम अपने कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे ऐप है इस वाले में से यहाँ पर से स्टार्ट किया, सी सबसे पहले आएगा। मतलब कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है, इसमें लगा रहा है कि ABCD को जैसा जमाया जाता है वैसा अपने यहाँ पे जमा रखा है। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा रहेगा साथियों, आंसर रहेगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डी एफ से विवाहित है, बी क्यू की पत्नी है, जी ए की पुत्री है, एफ क्यू की माता है, ए डी की बहन है और डी बी के किस प्रकार से संबंधित पूछा गया। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो ससुर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यदि x गुणा y का अर्थ है x y का पिता है, x भाग y का अर्थ है x y की माता है, x माइनस वाई का अर्थ है कि x y का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करेगा कि ए सी का पिता पूछा गया है साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसमें आ जाता है फोर्थ वाला आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए गुणा बी के बारे में पूछा गया है। तो ए गुणा बी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जाता है कि ए है वो बी का पिता आपके पास में पूछा गया है साथियों, क्योंकि ये ऊपर कंडीशन दे रखी है लेकिन अपने को पूछा गया है ए सी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर से माइनस लगा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए माइनस यहाँ पर लिखा है। देखो एक्स माइनस वाई का अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स वाई का भाई है, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, तो ये इनका पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, तो गुलाबी के पौधे की पत्ती का रंग आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा इसका पीला। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर से होटल के बारे में पूछा है, तो इसका जो कूट होगा वो 12 होगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDEF आपके पास में दे रखा है। तो बी का विवाह सी से हुआ, एफ ई की माता है और डी एफ की पुत्री है, ए की पुत्री ई है और सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपसे सवाल पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ई सी की पोत्री है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बता रखा है, देखो इस शब्द को अपन इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर से पूछा गया तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये थर्ड वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखो यहाँ पर से इसको इस प्रकार से सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा को पोर्ट है, पोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर से इस प्रकार से लिखा गया है, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो इस शब्द के बारे में पूछा गया साथियों। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, शब्द के अंदर से क्या हो रहा है साथियों, देखो सबसे पहले ए जुड़ रहा है, बस याद रखना, बस सेम टू सेम वही आपके पास में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर से ए अपने ऐड किया, सेम कॉन्सेप्ट को अपना अप्लाई करते हैं। बाद में क्या किया साथियों, ये पी है, ये पी लास्ट में लिख दिया गया। तो यहाँ पर से आ जाता है को, यहाँ पर क्या आएगा, डबल ए आ जाता है। डबल ए के बाद में यहाँ पर से इसको उल्टा कर दो, NERA आ जाता है। आपका आंसर रहेगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, जीके क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों। गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने
मानमोरी को पराजित कर किसे अपनी राजधानी बनाया था साथियों? तो किसे बनाया था? नागदा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहारा शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया है? तो साथियों किसको विभूषित किया गया है? नागभट्ट प्रथम को किया गया है। क्यों क्या कहा गया है? कि मलच्छों का नाशक कहा जाता है और दीनों का उद्धारक होने के कारण इसको क्या कहा गया है साथियों? नारायण की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जाट राजवंश के किस शासक ने भरतपुर में नवीनगढ़, कौन सा है साथियों? नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो महाराजा सूरजमल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी थी? तो किसको दी गई थी साथियों? महाराजा गंगा सिंह को यह उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो खानवा का युद्ध है। ये खानवा का युद्ध है 1527 में लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है साथियों? ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है कब लड़ा जाता है? 1576 में लड़ा जाता है साथियों। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा जाता है। सारंगपुर के युद्ध के बारे में बात करें तो सारंगपुर का युद्ध है ये कब लड़ा जाता है? 1437 में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1437 के अंदर से लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है साथियों? ये राणा कुंभा और मालवा का एक सुल्तान होता है महमूद खिलजी के मध्य लड़ा जाता है। दिवेर युद्ध के बारे में बात करें तो साथियों कब लड़ा जाता है? 1606 में लड़ा जाता है। ठीक है, अब इनका कालक्रम आप जमा सकते हो। कालक्रम के अनुसार अपन जमाए तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? सारंगपुर का युद्ध आएगा, पहला नंबर हो गया। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है साथियों? खानवा का युद्ध आता है। ये रहा खानवा का युद्ध आ गया। खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो कौन सा आएगा? तीसरे नंबर का जाता है ये हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है। और चौथे का आपके पास में आ ही जाता तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की थी साथियों? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो सवाल दोबारा से रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। त्रायन का युद्ध है ये 1191 में होता है। किस किस के मध्य होता है आपको पता है? कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर से मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान है वो विजय होते हैं साथियों। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। गागरोन का युद्ध है 1519 में होता है। किस किस के मध्य होता है साथियों? महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य होता है। सारंगपुर के युद्ध के बारे में बात करें तो सारंगपुर का युद्ध है ये 1544 में नहीं होता है साथियों। कब होता है? ये 1437 में होता है। और किस किस के मध्य होता है साथियों? ये राणा कुंभा और मालवा का जो सुल्तान आता है महमूद खिलजी है उसके मध्य यहाँ पर ये युद्ध होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। दत्तानी का युद्ध के बारे में बात करें तो दत्तानी का युद्ध है ये 1583 में होता है। ठीक है, और किस किस के मध्य होता है? ये होता है राव सुल्तान देवड़ा और दूसरा जाता है मुगल सेना के मध्य दत्तानी का युद्ध होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल कौन सा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया था? तो दशरथ शर्मा के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। गंधर्व वायस्य का संबंध किस शासक से था? ये क्वेश्चन भी मैंने जब मैं क्विज डाली थी तो उसमें लिखा गया था साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा स्वाई प्रताप सिंह इसका सही आंसर रहेगा। स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तो किससे था साथियों? ये आमेर जयपुर से संबंधित था। नेक्स्ट बात करते हैं। टोंक रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अमीर खां पिंडारी को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? तो किसको कहा था साथियों? दुर्गादास को कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? आवल बावल की जो संधि है साथियों ये 1453 में होती है। और किस किस के मध्य होती है? राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भूताला का युद्ध के संदर्भ में आपको असंगत पूछा गया है। तो भूताला के युद्ध के बारे में बात करें तो यह युद्ध है जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ठीक बात आ जाती है। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी कृत हमीर महामर्दन में मिलता है, ये बात भी सही है।
भूताला का युद्ध है ये 1277 में लड़ा गया था, ये बात भी सही आती है। इस युद्ध में जैतर सिंह पराजित हुआ था, ये बात यहाँ पर नहीं जम रही साथियों। जैतर सिंह की क्या हुई थी, यहाँ पर जीत हुई थी, तो यही आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध 3 शाकों का साक्षी रहा है, शाकों के समय कालक्रम अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उस दुर्ग के अंदर से 3 शाकों के लिए फेमस माना जाता है। तो पहला जो शाखा होता है साथियों 1300 कब होता है, 1303 में होता है। ठीक है, 1303 के अंदर से कौन आक्रमण करता है, तो यहाँ पर से करता है एक करता है अलाउद्दीन खिलजी, इसके ऊपर आक्रमण करता है। और उस समय जो चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो कौन था, रतन सिंह था। दूसरा बात करें तो पहला एक क्या हो गया, दूसरा जो आक्रमण होता है ये होता है 1534 के अंदर से, मतलब कि आप बोल सकते हो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर से दूसरा शाखा 1534-35 में आप बोल सकते हो। तो इस समय जो आक्रमण करता है वो कौन करता है, बहादुर शाह करता है साथियों। कौन करता है, बहादुर शाह करता है। ठीक है, और वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो कौन था, विक्रमादित्य था। तीसरा शाखा के बारे में बात करें तो तीसरा शाखा होता है साथियों 1568 में। कब होता है, 1568 के अंदर होता है। और आक्रमण कौन करता है, अकबर करता है। ठीक है, और वहाँ का जो शासक रहता है कौन रहता है, उदय सिंह रहता है। तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था, तो राव चुंडा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैसलमेर का अर्धसागा किसके शासनकाल में के दौरान हुआ था, तो लूणकरण के समय होता है। यहाँ पर से देखो जो जैसलमेर है ये दो अर्ध शाखाओं के लिए फेमस माना जाता है। पहला देखो कौन सा आता है, 2 अर्ध शाखा नहीं, एक तो आधा शाखा है और 2 पूरे होते हैं इसके अंदर से। देखो कौन कौन सा आता है, प्रथम जो शाखा होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। दूसरा जो शाखा है वो फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। जो तीसरा जो शाखा है साथियों यहाँ पर कौन सा होता है, ये तीसरा जो है अर्ध शाखा या फिर 2.5 शाखों के लिए फेमस माना जाता है जैसलमेर का दुर्ग, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्न में से किन किन के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी साथियों, तो महात्मा गांधी और उदयपुर महाराणा के बीच में जो समझौता होता है उसको दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल सा है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, तो साथियों द्वितीय श्रेणी का राज्य या फिर बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो साथियों ये गोपीलाल यादव हैं उस समय की जाती है और 1938 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचान करनी है आपको। तो सबसे पहले बात करें तो करौली प्रजामंडल का जो संबंध आता है वो त्रिलोकचंद माथुर से आता है, ठीक बात आ जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है तो यहाँ पर से थोड़ा सा गलत आता है साथियों, पंडित हरिहर नारायण का संबंध इससे नहीं आता है। तो किसका आता है साथियों, वो आता है माधाराम वेद का संबंध आता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला यहाँ पर से असुम्मिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था, तो नीम का थाना में हुआ था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, देखो मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रोधों में पाले जाने वाले जंगली सूअरों का कारण हुआ था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया, यह बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो मेव संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया गया, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 17 नवंबर 1913 को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर गोली चलाने का आदेश जारी किया था, तो कर्नल हैमिल्टन के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया, तो साथियों किसने किया जाता है, भूप सिंह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो किसके किया था साथियों, जयराम पेशा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा के अजमेर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से नहीं है? तो साथियों कौन सा आता है? तसीमो हत्याकांड से संबंधित इसका संबंध नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारोंगो फिरंगी नारे का बगावत की थी? तो एरनपुरा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन होती है? तो 15 अक्टूबर में होती है। तो 15 अक्टूबर 1857 को इस समय हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया था साथियों? तो याद रखना, एक तो माउंट आबू था, दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा था? सुनेल टप्पा जाता है, और तीसरा बात करें तो कौन सा आता है? अजमेर मेरवाड़ा आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया रखा है कि भरत राजस्थान के निर्माण को लेकर गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है, इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर भरत राजस्थान के निर्माण की मांग की। ये बात भी सही आती है। दोनों के दोनों आपके कथन आपके सही रहेंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा कि आहड़ गैर सिंधु तथा ग्रामीण सभ्यता स्थल था। ये बात यहाँ पर सही आती है। तो वहाँ क्या था कि आहड़ थी वो गैर सिंधु तथा ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा बात करें तो आहड़ कर्षण लोहित बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है। देखो, तो सबसे पहले बात करें तो पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो बागोर से मिले हैं। ठीक बात आती है। बेलनाकार तंदूर है, कालीबंगा से मिला है। ताम्र सभ्यताओं की जो जननी है वो गणेशपुर आ जाती है साथियों। और कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण है वो बेराट से नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नोह सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वे पुरातत्वविद जिनका संबंध बेराट सभ्यता के उत्खनन से था? तो सबसे पहले बात करें दयाराम साहनी का था। दूसरा बात करें नीलरत्न बनर्जी का भी था। कैलाशनाथ दीक्षित का भी था। तीनों का था। KM पुरी का नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा और तीसरा आपके सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बेराट सभ्यता स्थल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। ये बात यहाँ पर सही आती है साथियों। दूसरा बात करें तो बेराट से प्राप्त शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें तो यहाँ से प्राप्त पंचमार्गी सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्कों में से एक हैं। तो ये बात भी सही आती है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों आपके कथन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्कृति स्थलों में निम्न पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं साथियों? तो कौन कौन से हैं? एक तो सिंगी तालाब से प्राप्त हुए हैं साथियों। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन जाता है? गाडरियावास आ जाता है। और तीसरा बात करें तो तीसरा कौन जाता है? जायल आ जाता है साथियों। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन बात करें तो देखो, नागभट्टद्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो प्रतिहार वंश के शासकों ने के चांदी और तांबे के सिक्के सिरमादी वराह का अंकन किया। ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो घटियाला शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में सत्यकूट के बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन बात करते हैं, देखो कौन सा आता है। पहला कथन आ जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। तो ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को आर्य भूमि
में रूपांतरित किया, ये बात भी सही आती है। विग्रहराज ने गजनी के अमीर खुसरू शाह को परास्त किया, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर आपके तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किन राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लेते हैं? तो कौन कौन लेते हैं? देखो, महमूद लोदी लेते हैं, दूसरा बात करें तो मेदिनी राय लेते हैं, हसन खां मेवाती भी लेते हैं और पृथ्वीराज, तीनों चारों लेते हैं साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैथ के सवाल आ जाते हैं साथियों। पूछा गया है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है भाई, किंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा गया है, मतलब कि वो 50 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, 950 गुणा आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.26 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्ष y का 80% है तो y अक्ष का कितने प्रतिशत आपसे पूछा गया है? मतलब कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि अक्ष तो 80 लिख दिया गया और y लिख दिया मैंने 100 लिख दिया गया साथियों। ठीक है, बाद में इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? 100/80 गुणा 100 से कर देंगे। जब अपन इसको हल करेंगे तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर कितना आएगा? 125% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि किसी आयत की लंबाई को 10% और कम है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इतना ही आपको पता है। सबसे पहले बात करें तो 10% के बारे में बात हो रही है तो 10/100 कर सकते हैं क्या, या फिर इसको 1/10 कर सकते हैं। ठीक है, 1/10 के अंदर से सबसे पहले क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो पहले कितना था? 10 था, अब की बार कितना हो गया? 9 हो गया। दूसरा में क्या हो रहा है? चौड़ाई के अंदर से तो 10% था, तो इसको मैं 10% आ गया, 10% बढ़ा रहा तो 1/11 हो जाता है साथियों। जब ये तो पुराना है, ये पुराना क्षेत्रफल आ जाता है, ये नया आ जाता है, कमी और बढ़ोतरी करने के बाद में ये कितना हो गया साथियों? ये 100 हो जाता है और ये 99 हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर जो कितना आता है? 1% के यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखी, मतलब कि 1,30,910 दे रखी है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी हुई तो 2 वर्ष की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? 2 साल पहले बात करें, 2 साल पहले आपने उसको अक्ष मान ली। ठीक है, 2 साल पहले आपने क्या मानी? उसको अक्ष मान ली जाती है। बाद में क्या होता है कि पहले वर्ष के अंदर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, मतलब कि कितने परसेंट हो रही है? 6% वृद्धि हो रही है। तो साथियों इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 1.06 अक्ष लिख दिया गया। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है साथियों? यहाँ पर से दूसरे वर्ष में कमी हो रही है। कितनी हो रही है साथियों? 5% की कमी यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 0.95 आपके पास में देखने को मिल जाता है। तो अपन इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? 101.06 ये तो अक्ष आ गया साथियों। दूसरा बात करें तो कितना आता है? 0.95 जाता है, तो टोटल कितना जाता है? यहाँ पर जाता है 1,30,910 आ जाता है साथियों। तो यहाँ पर जो टोटल है वो लिख दो, यहाँ पर 1,30,910 लिख दिया गया। अब अक्ष की वैल्यू आप निकालो, यहाँ पर अक्ष की वैल्यू कितना निकालोगे? तो 1,30,910 है, इसमें से आप किसका भाग दे दोगे? यहाँ पर अपन भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.06 गुणा 0.95 का जब अपन भाग देंगे तो आपका जो आंसर रहेगा ना वो कितना आएगा? 1,30,000 आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यापारी 360 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो बताओ चीनी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मैंने कितनी मान ली? उसको अक्ष मान लिया। अब क्या हो रहा है कि 10% की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। 10% की जैसे ही कमी होगी तो अपन इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं? यहाँ पर से कमी आ गई, कमी हो जाने के बाद में वो 360 रुपये में कितना खरीद रहा है? 500 ग्राम। कितने खरीद रहा है? 500 ग्राम, वो ज़्यादा खरीद रहा है साथियों। अब क्या हो रहा है साथियों? जो चीनी का जो नया मूल्य है वो कितना जाता है? 90% अपन बात कर सकते हैं कि 10% की यहाँ पर कमी आ जाती है, तो कितना आएगा? 0.9 गुणा आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अपन नई मात्रा के बारे में, तो नई मात्रा मैंने इसको मान ली y।
वाई प्लस का कितना आ जाता है साथियों 0.5 ग्राम, मतलब कि पॉइंट वो 500 ग्राम बता रहा तो अपन उसको किलो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.5 kg आ जाता है साथियों। तो कितना आएगा 360 आपके पास में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मूल लागत के बारे में बात करें तो अक्स गुणा वाई बराबर आपके पास में 360 आ जाता है। नई के बारे में बात करें तो नई किसने आ जाता है साथियों, देखो अक्स की वैल्यू है यहाँ पर से आप आराम से निकाल सकते हो। तो कितने आ जाती है, अक्स की वैल्यू आएगी 0.9 अक्स आ जाती है। 0.9 अक्स के साथ में अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वाई के, वाई प्लस का 0.5 यहाँ पर से अपन पुट कर देंगे तो 360 आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हो। यहाँ पर से वाई बराबर आपके पास में कितना आएगा 360 बटा अक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 0.9 अक्स आ ही गया, मल्टीप्लाई आपने किया तो 360 बटा यहाँ पर से अक्स आ जाता है और 0.5 आपके पास में पहले से चल रहा था तो 360 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है साथियों, यहाँ पर से आपको अक्स की वैल्यू निकालोगे तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल कर आएगी 80 निकल कर आएगी। और वाई बराबर आपके पास में कितना है 360 बटा 80 आ जाता है। जब इसके अंदर से आप भाग दोगे आपके पास में कितना आएगा 4.5 आंसर आएगा। 4.5 आंसर ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यंजक दे रखा है कि x की क्यूब y की क्यूब में x और y के मानों में क्रमशः 25% और 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पूछा गया है। देखो साथियों, x की क्यूब और y स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना दे रखा है कि 100 मैंने मान लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कमी बता रहा है, तो x के अंदर से कितनी कमी हो रही है 25% की कमी हो रही है। तो आपके पास में कितना आ गया 0.75 अक्स आ जाता है। उसी प्रकार से y के बारे में बात करें तो 20% की कमी हो रही है, तो इसको आपने क्या किया 0.80 y कर दिया गया। अब आपके पास में जो नया व्यंजक निकल कर आया वो क्या है, x की वैल्यू ये आ गई और एक इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 0.75 और साथ में x की क्यूब और दूसरा 0.80 y की स्क्वायर आ जाती है। अब क्या करोगे साथियों, इन दोनों का जब आप क्या करोगे, एक तरफ से क्यूब कर रहा है एक तरफ से स्क्वायर कर रहा है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.27 अक्स की क्यूब और y का स्क्वायर आ जाता है। तो उसमें घटा दो अक्स की क्यूब y का स्क्वायर माइनस का 27 अक्स की क्यूब y का स्क्वायर, इसमें भाग दे दो किसका अक्स की क्यूब y का स्क्वायर का भाग दे दो। इसमें से कॉमन क्या ले लिया आपने, अक्स की क्यूब y का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 माइनस का, और ये क्या है 0.27 है, ये भी याद रखना 1 माइनस का 27.27 आपने घटा दिया गया और अक्स की क्यूब और y का स्क्वायर इससे ये कट जाता है। तो आपके पास में कितना आंसर आता है साथियों, ये आता है 0.73 आ जाता है। तो 0.73 को आप क्या करोगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 73% की यहाँ पर कमी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 54% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। सीधा सा सवाल है साथियों, तो सबसे पहले अपने किस प्रकार से कर सकते हैं 0.45 अक्स प्लस का 45 अपने ऐड कर लिया। अक्स मैंने इसको क्या माना टोटल अंक मान लिए, ये पहले स्टूडेंट की कंडीशन आ गई। दूसरे के बारे में बात करें तो 0.54 अक्स आ जाता है। 0.54 प्लस का कितना आएगा साथियों, उसने ज़्यादा अंक कितने प्राप्त किए हैं 0.45, मतलब 45 अंक वो ज़्यादा प्राप्त किए हैं, ये दूसरा छात्र आ जाता है। अब इन दोनों को आपने क्या कर दिया बराबर रख देते हो, तो पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर 0.45 अक्स प्लस का 45 आ जाता है और यहाँ पर अपने क्या रखा 0.54 माइनस का 45 रखा। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर से अक्स इसके साथ चल रहा है तो अल्जेब्रिक वाले एक तरफ ले आओ, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 0.09 अक्स आ जाता है और इधर आ जाता है 90। ठीक है, अक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा 90 बट्टा 0.09 आ जाता है और अक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास में आएगा 1000। आंसर नंबर होगा सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है, ठीक है साहब, तथा कुल छात्रों में से 10% की रुचि किसमें है, नृत्य में है। और शेष बाद में पूछा गया कि तथा छात्रों की जो 3/4 की रुचि है वो गायन में आपको बता रखी है।
तो इसको किस प्रकार से करोगे साथियों, जैसे 12% आ गया, 12% के बाद में 10% आ जाता है, और 3/4 का मतलब क्या होता है 75% आपने देख लिया कि उसका सिंगिंग में आपको देखने को मिल जाता है। जब 75 को 10 को और 12 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 97 आएगा साथियों, कितना आएगा 97% आएगा। शेष कितना बचा 100 माइनस का 97 बराबर आपके पास में रखा 3% है, ठीक है। और टोटल आपने क्या मान ली कि माने जो संख्या है वो आपने क्या मान रखी है अक्स मान रखी है, तो अक्स का जो 3% है वो किसके बराबर है साथियों, यहाँ पर से 15 के बराबर है, जो यहाँ पर दे रखी है कि 15% जो छात्र हैं जिनकी किसी भी गतिविधियों में कोई काम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करो तो आपके पास में कितना आएगा 0.03 अक्स आ जाता है, इधर आ जाता है 15, और अक्स की वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी 15/0.03, मतलब इसको आप सोल्व करो तो आपके पास में आंसर आएगा 500। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया साथियों कि एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी हैं, उसमें से 4% लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, लेकिन दोनों ही दिनों में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान थी। विद्यालय में लड़कों की संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए पूछी गई है। देखो सबसे पहले बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो टोटल संख्या है वो 1800 दे रखी है। कितनी दे रखी है साथियों 1800 आपके पास में दे रखी है। यहाँ पर क्या करा है कि 4% लोग हैं या फिर 4% जो लड़के हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, तो लगभग कितना बोल सकते हो कि 96% हैं जो बॉयज़ हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, पॉइंट जैसे अपन पॉइंट 96 कर दिया, पॉइंट 96 तो बॉयज़ आ गए प्लस का गर्ल आ गई। यहाँ पर से क्या हो रहा है कि दोनों समान बता रखी है, तो दोनों समान बता रखी है तो यहाँ पर से 5% इधर आ जाते हैं, तो पॉइंट 95 गर्ल्स आ जाती हैं प्लस का बॉयज आ जाते हैं, ठीक है। अब जब इसको अपन सोल्व करते हैं देखो किस प्रकार से करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स के बराबर अपन निकालेंगे, तो गर्ल्स बराबर अपन कितना निकालेंगे 0.8 बॉयज़ आपके पास में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बाद में अपन क्या करेंगे, बॉयज़ के बारे में पूछा गया तो बॉयज़ प्लस का 0.8 बॉयज़ यहाँ पर से आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाता है 1800 जो टोटल बता रखी है साथियों, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर से 1.8 बराबर आ जाता है साथियों, कितना आएगा 1800 आ जाता है। और बॉयज़ की संख्या पूछी गई तो बॉयज़ के अंदर क्या करेंगे 1.8 से कट जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा 1000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 8500 मत पड़े, इसमें 20% चुनाव में 20% मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। मतलब कि अब जो चुनाव होगा वो 20% कम पर होगा, मतलब कि कितने पर होगा, वैध मत के बारे में बात करें तो साथियों तो कितना जाता है 800, मतलब कि 8500 थे ही, और इसमें से 20% कम कर दो तो कितने आ गए यहाँ पर से 1700 आ जाते हैं। 1700 मत हैं वो कोई काम के नहीं, मतलब कि अनवैलिड आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। अब वैध मत कितने होंगे 8500 में से 1700 घटा दोगे आपके पास में बचेंगे 6800, कितने बचेंगे 6800। अब इसके अंदर से चुनाव होगा, अब यहाँ पर से क्या हो रहा है कि 58% मत हैं वो जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर से 6800 का 58% आप जब निकालोगे आपके पास में तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर से बात करें तो 3944 आ जाता है, ये जीतने वाले को मिल जाते हैं। और हारने वाले के बारे में बात करें तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 6800 के अंदर से आप कितना घटा दोगे 3944 से घटा दो यहाँ पर, तो आपके पास में बचेंगे 2856 बचेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों एकाकी नियम का जाता है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है, ठीक है भाई साहब बनाने दो कोई दिक्कत नहीं है, अगले की फैक्ट्री है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि वर्ष 2004 में कितना बेल्ट बनाएगी यदि उस वर्ष में 71 दिन फैक्ट्री है वो बंद रहती है। सबसे पहले बात करें तो 2004 के अंदर से कितने दिन थे साथियों, यहाँ पर 365 दिन थे, ठीक है। और 365 को आप क्या करोगे 71 दिन फैक्ट्री बंद रहती है, तो टोटल दिन कितने बचे 294 दिन ही काम हो पाता है। तो 294 दिन को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 6778 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना जाता है साथियों, तो इसका जो सही आंसर आएगा 19,99,510 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि 4 दिनों के बाद में 300 आदमी बाहर चले गए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चले पाएगी, ये पूछा गया है। तो इसको अपन सीधा सा करेंगे साथियों, देखो 1200 से है, 1200 को मल्टीप्लाई करो आप 24 से, क्यों करोगे आपके पास में जो टोटल यूनिट आ जाती है वो कितना आती है यहाँ पर 28,000
28,800 यूनिट आपके पास में यहाँ पर आ जाती है। लोगों की संख्या थी पहले 1200 थी, 1200 में से 300 घटा दो, 300 चले गए साथियों, तो यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पर बच जाते हैं 900। अब कितने दिन चलेंगे, यहाँ पर इस में भाग दे दो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक कक्षा में P% विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में Q% लड़कियां थी तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों में से R% लड़के थे। अनुत्तीर्ण लड़कियों की तुलना में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। अब मान ली जाए साथियों, देखो कि 20% है, P% है, वो लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर से पास हो रहे हैं। उत्तीर्ण छात्राओं के बारे में बात करें तो अपन किस प्रकार से करेंगे, PQ बटा कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर से ये आ जाएगा। ये तो उत्तीर्ण छात्र आ जाती हैं। अब अनुत्तीर्ण छात्रों के बारे में बात करें तो क्या करोगे, P माइनस का यहाँ पर से 100 में से P घटा दोगे, तो ये परसेंटेज आपने यहाँ पर से लगा लिया साथियों। अब असफल, जो अनुत्तीर्ण बॉयज हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, R% यहाँ पर से पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, R गुणा 100 माइनस का P परसेंटेज अपन लगाएंगे और साथ में दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाता है, यहाँ पर से 10,000 आ जाता है। अब यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, उत्तीर्ण बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। तो उत्तीर्ण के अंदर से क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर अपन करेंगे कि देखो ये आ जाता है 100 माइनस का Q था। ठीक है, 100 माइनस का Q था, क्योंकि 100 के अंदर से अपन ने Q घटा दिया जो उत्तीर्ण आ जाती हैं। और साथ ही बात करें अपन मल्टीप्लाई करेंगे P से, बटा यहाँ पर से क्या जाता है, सेम टू सेम वो आ जाता है, 10,000 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो आपके पास में दो रिजल्ट आ गए। अब दोनों रिजल्टों को अपन क्या करेंगे, देखो साथियों, यहाँ पर से अपन भाग दे देंगे 100 माइनस का, 100 माइनस के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से Q आ जाता है, Q के साथ में ही यहाँ पर से P आ जाता है। ठीक है, और बटे आ जाता है 10,000 आ गया साथियों। और जब इसके अंदर से कितना करेंगे, 100 माइनस का R और 100 माइनस का P आ जाता है, बटे 10,000 आ जाता है साथियों। 10,000 से 10,000 काट दो तो आपके पास में जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा, जिसको मल्टीप्लाई परसेंटेज में पूछा गया है तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में आंसर आएगा ये वाला, फोर्थ वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया साथियों कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37% लड़कियां थी, कुल 62% लड़कियां तथा 75% लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण हुए तथा 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए वो पूछा गया है। देखो 37% है, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, परसेंटेज को अपन नॉर्मल में चेंज करेंगे तो आपके पास में बच जाएगा, यहाँ पर से अपन 3/8 कर सकते हैं। अब मैंने मान लिया उनको 800 अक्ष मान लिया कि जो कुल छात्र हैं वो 800 अक्ष आ जाते हैं। यहाँ पर से पहले बात करें गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स के अंदर से क्या करेंगे, 800 गुणा 3/8 कर देंगे, तो मतलब क्या जाता है, 300 अक्ष आ जाता है। इधर बॉयज़ के बारे में बात करें तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर से 5/8 बता रहा है, 75% ये रहा, तो कितना आ जाता है यहाँ पर आ जाएगा 800 गुणा 5/8 कर दिया गया साथियों, तो यह आ जाता है 500 अक्ष आपके पास में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखो साथियों, जो फेल लड़कियां हैं वो कितनी बता रखी हैं यहाँ पर से, उसमें से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 300 था ही, 300 के साथ में अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 अक्ष गुणा 3/8 आ जाता है, तो आपके पास में 900/8 अक्ष आ गया। इतना आपने कर लिया। उधर फेल लड़के हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो कितना आ गया साथियों, 500 अक्ष गुणा 1/4 आपने यहाँ पर से निकाल लिया, तो लगभग 125 अक्ष आपके पास में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर से 342 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 900/8 अक्ष आ जाता है और बराबर का जाता है 342 साथियों। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अक्ष की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन। अक्ष की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, यहाँ पर जाएगी 342 गुणा 2/225 आ गई साथियों। और ये अक्ष इसके साथ में रख दो, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, 125 के साथ में 342 गुणा 2/225 आ जाता है। जब इसको आप जब काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना, 5 गुणा 76, और साथ में इधर आ जाता है 380 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए तो पास प्रतिशत में से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसको 5% अंकों में से कितने प्रतिशत अंक
अधिक प्राप्त करने करके परीक्षा पास की होगी, वो पूछा गया है साथियों। अब मानना अपन क्या करेंगे कि माना जो उत्तीर्ण अंक हैं वो मैंने मान लिए अक्स, कितने माने साथियों, अक्स मान लिए जाते हैं। राकेश के अंकों के बारे में बात करें तो देखो 273 बराबर अपने पास में से कितना है 50%, मतलब पूछा गया है 5% यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जाएगा 273 बराबर अक्स प्लस का 0.05 अक्स आ जाता है साथियों। तो 273 अपन क्या करेंगे, जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.055 अक्स आ जाता है। ठीक है, अक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा 273 बटा 1.05 आएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 260, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, 312 दे रखे हैं, इस 312 में से आप क्या करोगे 260 घटा दोगे तो आपके पास में बचेगा 52। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर से कितना भाग दोगे 260 का दोगे 100 आ जाता है, तो कितना आएगा 20% आपके पास में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 1/20 भाग ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और 1/5 भाग में केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों। देखो जैसा बोला गया है अपन वैसा ही करते हैं। 1/20% के बारे में पूछा गया तो सभी का उत्तर दे देते हैं, और 1/20 है उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। बाद में बात करें तो 1/4 के बारे में बात हो रही है, तो 1/4 के अंदर से कितना हो रहा है कि उन्होंने केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। 1/5 यहाँ पर भाग दे रखा, उसमें से केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया गया, और 24.5% है उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इस प्रकार से अपने पास में यहाँ पर से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं टोटल अक्स मान लेते हैं, तो अक्स माइनस का अपन 1/20 अक्स और माइनस का 1/20 अक्स बराबर आपके पास में बचेगा 9/10 अक्स बच जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें तो इसी प्रकार से अपने पास में से क्या आएगा, अक्स बराबर आपके इस प्रकार से कर सकते हो 1/20 अक्स प्लस का 1/20 अक्स प्लस का 9/40 अक्स प्लस का 9/50 अक्स प्लस का 49/200 अक्स प्लस का 200 आ जाता है। ठीक है, जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी ना साथियों वो आएगी 1/4 अक्स बराबर आएगा 200, और अक्स की वैल्यू आएगी वो 800 आएगी। कितनी आएगी 800। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्तियों में से 500 रुपये उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार एक सहकारी समिति से लेता है। जेम्स 55 दिनों के लिए प्रत्येक दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद में 600 रुपये चुकाया। दोनों का उधार 55 दिनों बाद में ख़त्म हो गया। किसने ज़्यादा राशि चुकाई उसके बारे में पूछा गया। तो साथियों देखो सबसे पहले जो कबीर है वो कबीर क्या करता है 11 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 11 दिन के लिए उधार 11 रुपये चुकाता है, तो मतलब 55 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर से आता है 605। और जो अगले वाला जो बंदा है कौन चुकाता है, यहाँ पर से जो कबीर है वो 600 रुपये ही देता है, तो यहाँ पर से 5 रुपये ज़्यादा कौन दे रहा है साथियों, जेम्स दे रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, जेम्स है वो कबीर से 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि यदि आलू टमाटर प्याज की कीमत रुपए में क्रमशः 20 रुपये प्रति किग्रा 20, दूसरा पूछा गया है कि 20 प्रति 500 ग्राम और 12.25 प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलो आलू 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किग्रा प्याज खरीदने की कुल कीमत में 25 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी गई है साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो देखो 2 किलो टमाटर आलू खरीद रहा है, तो 20 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 40 रुपये जाता है। 500 ग्राम यहाँ पर से क्या खरीद रहा है साथियों, 20 रुपये के वो टमाटर खरीद रहा है। ठीक है, और आगे बात करें प्याज के बारे में साथियों तो कितना जाता है, यहाँ पर से यह जाता है 40 का आएगा, 40 का बाद में दूसरा बात करें तो 12.50 का जाता है। अब 700 ग्राम खरीद रहा है, तो 700 ग्राम को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, यहाँ पर से 12.50 दे रखा है, 12.50 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा
75 आएगा साथियों। अब कुल कीमत आपके पास में कितनी निकल कर आएगी, 40 आ गई। 40 के बाद में अपन बात करें तो कितना आता है, 12.50 आ जाता है। 12.50 आपने ऐड किया, 12.50 के बाद में 36.75 आ जाता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, आपके पास में जो टोटल आते हैं वो आते हैं 96.75 आ जाते हैं। अब 1 पैसे के अंदर से, 1 रुपये के अंदर से 100 पैसे होते हैं, कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब 1 रुपये में जो 25 पैसों की संख्या होगी, 4 आपके पास में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो 96.75 का आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास में कितने पैसे आ गए, 9,675 पैसे आ गए। अब आपके पास में सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 100 से भाग दो, तो आपके पास में आएगा 387 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि शिखा एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य है 2,500 रुपये, प्रति 1,000 ईंट था। अगर उसके पास में केवल 4,000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है, वो सवाल इसके बारे में पूछा गया है। 1,000 रुपये में बात करें तो साथियों कितना आ जाती है, 2,500 आपके पास में दे रखी है। ठीक है, एक ईंट के मूल्य में बात करें तो कितना आएगा, 1,000 बटा जाता है 2,500 का अपन भाग देंगे, तो आपके पास में उस बंदी के पास में कितने हैं, 4,000 रुपये हैं, तो 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर से, आपके पास में आएगा 1,600 आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, साथ ही कुछ में खुले में मोती थे, तो प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी, तो 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार से खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों के सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि उसे अधिकतम संभवतः छूट मिलती है तो उसमें दुकानदार को कितने रुपए दिए, वो पूछा जाता है। एक पैकेट के बारे में बात करें तो साथियों कितने हैं, 10 मोती आपको देखने को मिल जाते हैं, और प्रत्येक मोती की जो कीमत है वो 0.5 रुपये यहाँ पर से बता रखी है। ठीक है, अब क्या होता है साथियों, 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो कितनी है, 98 होती है। ठीक है, अब गीतांजलि ने क्या किया, 98 यहाँ पर से खरीदे, तो यहाँ पर से अपन किस प्रकार से करेंगे, 9 पैकेट के तो कितने हो गए साथियों, एक पैकेट में 10 आ रहे हैं, तो 9 पैकेट में हो जाते हैं उसके 90 हो गए। कितने हो गए साथियों, 90 हो गए, और प्रत्येक की जो कीमत है वो कितनी है, 0.5 आ जाती है, तो 90 गुणा 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 45 रुपये उसके देखने को मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि 9 पैकेट खरीदने पर उसको क्या होता है कि 1 पैकेट की छूट दे दी जाती है, या फिर 9 रुपये की छूट यहाँ पर से बता रखी है। क्या बता रखे, देखो यहाँ पर से, मतलब कि हर पैकेट के ऊपर 1 रुपये की छूट मिल जाती है, तो 45 माइनस का कितना कर दोगे साथियों, 9 कर दोगे। अब उसके पास में उसको 36 रुपये देने पड़ेंगे। अब शेष के बारे में बात करें तो 8 गुणा 0.5 आ जाता है साथियों, तो कितना जाता है, 4 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर से 36 तो पहले से थे, 4 रुपये और आ जाते हैं, तो 40 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो 40 का यहाँ पर आंसर है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत किसान को डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने हेतु एग्री स्टेक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, यह योजना 2 सितंबर को केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 5 करोड़ डिजिटल किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 करोड़ नहीं है साथियों, वहाँ पर से 1 करोड़ ही देखने को मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत विकसित देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, तो सौर गांव कौन सा साथियों, मसाली गांव है, गुजरात का है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो संजय मल्होत्रा को किया गया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो राजेंद्र कुमार को प्रदान किया जाता है। इनका जो संबंध है वो राजस्थान से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, GSAT-N2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें तो यह भारत का एक संचार उपग्रह है, ठीक बात आ जाती है साथियों। दूसरा बात करें तो इसे PSLV C60 द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करें तो इसे सुपर जियो सिंक्रोनस ट्रांजिशन ऑर्बिट में स्थापित किया गया, ये बात भी यहाँ पर सही आती है, तो एक और तीसरा है वो आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं,
नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संबंध में असत्य पूछा गया है? पहला बात करते हैं, देखो इसके तहत देश भर में 10,000 जैव इनपुट संसाधनों केंद्र खोले जाएंगे। ठीक बात आती है। देश भर में आगामी 2 वर्षों में इसमें से 10 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर से 10 करोड़ नहीं है साथियों, 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़ आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर, यही असत्य देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा आ जाता है साथियों? गुजरात आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई के द्वारा ये जीता जाता है। किसको हराकर साथियों? ये मध्य प्रदेश को हराया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 सितंबर को मनाए गए पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या थी? वो पूछा गया है। तो इसकी जो थीम आ जाती है, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना इसकी थीम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तथैव शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो तथैव शब्द का जो संधि विच्छेद होता है साथियों, तथा धन एव होता है। तथा धन एव होता है, यहाँ से आ निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है साथियों? ए निकलता है। इन दोनों का जो संयोजन होता है वो ए का रूप ले लेता है और संधि कौन सी आती है? वर्दी संधि आती है साथियों। तथा धन एव आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। अक्ष जोन अक्ष धन उहिनी, इसका संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी संधि आपको देखने को मिलेगी साथियों? ए धन उ। ए धन उ मतलब कि ओ का रूप लेगी और वर्दी संधि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहता है कि आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि है? तो आशीर्वाद शब्द का जो संधि विच्छेद करते हैं तो आशी विसर्ग वाद आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर से विसर्ग धन वह जब इसका यूज करोगे तो इसके अंदर से र का रूप ले लेता है, तो इसमें से विसर्ग संधि यूज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? वो पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करें, नव धन ऊढ़ा नवहोड़ा, इसमें से कौन सी संधि आती है? गुण संधि है। सही बात है साथियों। दूसरा बात करें तो सट धन आनन, तो यहाँ पर से व्यंजन संधि आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, अभिधन आगत, तो अभ्यागत आ जाती है, तो इसमें से कौन सी संधि मिलेगी? यण संधि देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, अभिधन अर्थी, तो अभ्यर्थी यहाँ पर से थोड़ा सा शब्द गलत होता है साथियों, तो अभिधन अर्थी है, ये बात तो सही है, यण संधि है यहाँ पर, लेकिन जो शब्द बना है वो बनेगा अभ्यर्थी। क्या बनेगा? अभ्यर्थी बनेगा। ठीक है, यह आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत पूछा गया है? तो देखो दिगंबर के बारे में बात करें तो दिग धन अंबर आ जाता है, तो व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन आ जाती है। सन्मार्ग के बारे में बात करें तो सत धन मार्ग आ जाता है, तो इसमें भी व्यंजन आ जाती है। पवित्र में बात करें तो पौ धन इत्र आ जाता है, तो इसमें भी यण संधि देखने को मिल जाती है। मतक्य में बात करें तो मत धन एक के, यहाँ पर से क्या होगा साथियों? देखो इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना, मत धन एक क्या आएगा। ठीक है। और इसमें संधि कौन सी होगी? वर्दी संधि आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? वर्दी मिलेगी। तो ये आपका तीसरे वाला गलत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किस विकल्प में सभी स्वर संधि के भेद हैं? तो गुण संधि हो गया, वर्दी संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सुरभि और सुरभि शब्द के बारे में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा गंध और गाय आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इति और इति के बारे में पूछा गया है। शब्द युगों में बात करें तो समाप्ति आ जाता है और देविक आपदा आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोड और क्रोड, तो इसके अंदर से क्या होगा साथियों? सबसे पहले वाले इस कोड के बारे में बात करें तो गोंद होगा और 100 लाख आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ के बारे में पूछा गया है साथियों? देखो कौन कौन सा आएगा? नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो निर्झर निर्झर रहेगा, देवता झरना वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही है वो पूछा गया, तो देखो अक्षर में बाण रहित आ जाता है, अक्षर में प्रभाव आपको देखने को असर में प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है वो पूछा गया है, तो अपेक्षा लापरवाही आ जाता है और उपेक्षा प्रवाह आ जाता है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल दिया गया है असित और असित के बारे में पूछा गया है, इसका सही अर्थ। तो पहले वाले असित का अर्थ मतलब होता है काला और दूसरे का मतलब होता है बोथरा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो सोना का बारे में बात करें, रुपये है, ये नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो पूछा है। दैत्य, तमचर और तमचूर आ जाते हैं। पता शब्द का पर्याय नहीं है, तो पता शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है, कुसुम नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द मोती के पर्यायवाची नहीं है। तो कौन से आते हैं, सुक्तामणि और दूसरा आता है रुक्तामणि आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बाण का कौन सा आता है, वेणु। वेणु का मतलब होता है साथियों बांस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा आता है, ब्रजेश आ जाता है साथियों। तो साथियों इसी के साथ में जो ये माइनर टेस्ट 1 है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। कलाम टेस्ट सीरीज 2.0 का ये पहला माइनर हो चुका है कंप्लीट। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको एक लिमिटेड समय के लिए पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू होने के कारण उसको लॉन्ग टाइम तक अपन नहीं रख सकते। और पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 के अंदर से जितने भी टेस्ट होंगे, 5 माइनर हैं और 5 फाइनल पेपर हैं, उन सारों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।